गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात की गई है संसद टीवी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक और आर्टिकल है इकोनॉमिक्स के बारे में है, रुपया और डॉलर किस तरह से मजबूत होता है और कमज़ोर होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सिक्योरिटी को समझते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी भारत में ही रेडिकलाइज करके लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके यहाँ से वहाँ लोगों को मोबिलिटी करके, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है तो जम्मू कश्मीर में जो है सो कुछ टेररिस्ट को भेज करके इस तरह की समस्या होती है। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान वगैरह एक्सटर्नल, मतलब पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट को भेजता है या चाइना से हमारा थ्रेट है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मामला होता है। किस किस तरह का थ्रेट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। देखो ड्रग्स का आता है भारत में, या तस्करी होती है मानव तस्करी, या जो हमारा बॉर्डर है ये भी डिस्प्यूट, मतलब वहाँ भी समस्या आती है। ये कट्टरपंथी लोग, मतलब देश की अखंडता को नुकसान पहुँच सकता है, इससे एकजुट होने पर दिक्कत आ सकती है। देखो अमित शाह ने ये तीन बातें कही हैं। कॉपरेशन, स्टेट दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट से कॉपरेशन करें, कोलैबोरेशन करें और कोऑर्डिनेशन करें। ये तीनों बात अगर स्टेट्स अपने आसपास लेके करें, अपने बीच में मंथन करके करें तो दिक्कतें, जैसे एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो स्टेट में जो है सो वो आए, अगर आएगा तो स्टेट की परमिशन वगैरह चाहिए होती है, तो स्टेट की पुलिस और एनआईए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है 15 राज्य में अभी है एनआईए की ऑफिस, ये पूरे राज्य में 2024 तक बनाने की बात कही जा रही है, तो बहुत अच्छा बात हो सकता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट देखो चाइना जिस तरह से करता है, अभी यूनाइटेड नेशन में कोई रिजोल्यूशन अगर आता है कि मान लो मसूद अजहर है या कोई है, मसूद अजहर पे तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यूनाइटेड नेशन में इसको इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, लेकिन चाइना क्या करता है, विट्टो का इस्तेमाल करके इसको होने नहीं देता है। ये एक्सटर्नल थ्रेट है, इसको एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे किस तरह से इसको दूर किया जाए, तो सिंपल है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाया जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाया जाए, इस तरह की चीज़ों को। देखो इसमें एक और एस्पेक्ट है, इकोनॉमी को ध्वस्त करता है। जिस तरह से इंटरनेट आज के ज़माने में आ चुका है, आपके हॉस्पिटल को प्रभावित करता है, आपके रेलवे को प्रभावित करता है, आपके जो बैंकिंग सिस्टम है जो आप लोग लेन देन करते हो उसको प्रभावित करता है। दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट एक और है, एनजीओ, वो इंडिया में भेजे ही इसलिए जाते हैं कि इंडिया के लोगों को रेडिकलाइज करो, मोबिलाइज करो, उनको भड़काओ, पैसा उन पर खर्च करके उनको भड़काओ। हालांकि जो हमारा सीआरपीसी या आईपीसी है जो आया था, इसमें भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है, इसमें भी आज समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टाइम वी नीड टू चेंज, हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। मलिमत कमेटी एक आई थी, इसमें भी कहा गया बहुत सारा कि आईपीसी को बदला जाए। तो नए दौर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हमें बदलना होगा चीज़ों को, यही सारी बातें कही जाती हैं इस आर्टिकल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पे रुपया वर्सेस डॉलर की बात कही जा रही है। ये रुपया हमारा इस तरह का होता है, डॉलर कुछ इस तरह का होता है। देखो असल में होता क्या है कि एक सिंपल एक कहानी बताता हूँ छोटा सा। अगर मान लो कोई बच्चा है 50% में टॉप किया, 50 नहीं 55% में टॉप किया किसी क्लास में, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिलो एवरेज कहेंगे या क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे बिलो एवरेज है, 55% में मार्क्स लेकर के आया है, टॉप किया है। अब देखो एक बच्चा है जो 95% लेके आया, तो 90 मतलब एक बच्चा एक क्लास में 55% से पास किया, 55% से पास किया मतलब टॉप किया, और एक बच्चा 91% से या 90% से टॉप किया, तो इसको भी टॉपर कहा जाएगा, इसको भी टॉपर कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बच्चा 55% वाला, जैसे यूपीएससी में होता है, अगर आप 50-55% ले आते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं। आप 10th क्लास में 90% तक लाते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। मतलब आप डिफरेंस समझ पा रहे होगे। मतलब इकोनॉमिक्स की गणित इसी तरह की होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा एवरेज है क्योंकि वो उतने में ही उतना टॉप किया, इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर है। तो इस बात को अगर आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो रुपये का सिद्धांत होता है इस दुनिया में अधिकतर जो है सो रिलेटिव वैल्यू पे चलता है, रिलेटिव वैल्यू सापेक्षिक सिद्धांत पे चलता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। डॉलर बढ़ रहा है, तो डॉलर बढ़ रहा है तो महंगाई अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डॉलर मतलब असल में हो क्या रहा है, यूएसए जो है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है,
तो अगर इंटरेस्ट रेट को यूएसए बढ़ाएगा तो अपने यहाँ मान लो भारत में बहुत सारे लोग पैसे रखे हुए हैं, अगर यहाँ 5% मिल रहा है, यहाँ 8% मिल रहा है, तो वो अपने देश में यूएसए क्यों नहीं लेकर के जाएगा। ये जो डॉलर्स होते हैं दो तीन विधि से जो है सो फ्लोट करता है। ज़रा इसको समझने की क्या कोशिश करते हैं। देखो, एक होता है फ्लोटिंग रेट। ये फ्लोटिंग रेट क्या होता है, मतलब फ्लोटिंग रेट डॉलर किस तरह से मूव करता है, ये होता क्या है, ये बाजार के अनुसार ही अपनी रेट को निर्धारित कर लेता है। मतलब डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, इसके अनुसार उसकी वैल्यू बदलती और घटती रहती है। एक तो फ्लोटिंग रेट बोला, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनेज एक्सचेंज रेट। अब मैनेज एक्सचेंज रेट में क्या होता है, यहाँ पर जो है सो करेंसी फ्लोट करती है, मतलब जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उस वॉलेटिलिटी के अनुसार सेंट्रल बैंक जो है उसको रेगुलेट करने का कोशिश करती है। मतलब कभी कभार बाजार में ज़्यादा मांग हो जाता है और कभी कभार जैसे प्याज है बहुत ज़्यादा मांग है और है ही नहीं, तो इसको मैनेज तो करना होगा। तो मैनेज एक्सचेंज रेट, इस तरह से मार्केट की वैल्यू को मैनेज किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर रुपये की बात करें तो देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो रुपये की वैल्यू 1 रुपया थी, और अभी मतलब $1 की कीमत 1 रुपया के आसपास था। और 67-68 में ये कितना हो गया, 7.5 रुपया के आसपास, 7.5 रुपया के आसपास। 76-77 में 8 रुपया 90 पैसा, 84-85 में 11 रुपया 80 पैसा। ये सब देखते देखते देखो 97-98 के आसपास 37 रुपया हो गया, और अभी कितना है 74 रुपया। 2021-22 मतलब 1947 में $1 की कीमत कितना था, 1 रुपया। आज $1 का कीमत रुपये के अनुसार कितना है, 74 रुपया। कितना उछाल है, तो ये आपको समझना होगा। दूसरा एक और एस्पेक्ट क्या है कि मुद्रा के कमजोर या मजबूत होने का कारण क्या है, इसको समझने वाला। मुद्रा क्यों मजबूत होता है या कमजोर होता है, रोजगार के आंकड़े, कितना एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है, वृद्धि दर ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी क्या है, उसके अनुसार जिस तरह का कंट्री परफॉर्म करेगा, जिस तरह का रोजगार होगा, जैसे रोजगार ज़्यादा हुआ तो रोजगार ज़्यादा होगा तो मुद्रा कमज़ोर भी हो सकता है, कमज़ोर होगा या ज़्यादा होगा, मतलब उसके अनुसार वॉलेटिलिटी करता है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा मुद्रा मजबूत होगा। यहाँ पर सर्विस सेक्टर मजबूत है। देखो आयात निर्यात पर तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। अब इंपोर्ट का क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, रुपया हमें डॉलर, चूँकि क्या करना होता है, अगर मान लो यूएसए से कोई हम सामान मंगवाते हैं अपने इंडिया में तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपया कमज़ोर होगा और डॉलर मजबूत होगा। तो इन सब बातों पर ये मैनेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो दक्षिण कोरिया जो है, यहाँ पर 2012 में ये दक्षिण कोरिया का ये इसको कहा जाता है, एक सेकंड में बताऊँ आपको, दक्षिण कोरिया का रुपया कहा जाता है कि येन कहा जाता है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। दक्षिण कोरिया वान कहा जाता है। ये जो आप देख लो डब्ल्यू टेप का, इसको वान कहा जाता है। 2012 में ये 7.9% के आसपास उछाल में था और 22 में -22% गिरा हुआ है। मतलब यहाँ की करेंसी, दक्षिण कोरिया की करेंसी अभी गिरा हुआ है 2022 में। फिलीपींस का यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको पैसो कहा जाता है, इसको पैसो, ये +6 मतलब 7% के आसपास था, अभी मतलब 2022 के आसपास -16% के आसपास है। ये दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। सिंगापुर का क्या था, यहाँ पर इसको सिंगापुर को डॉलर के आसपास सिंगापुर डॉलर बोला जाता है, ये 6.5%, ये भी प्लस में था, अभी -6% के आसपास है। यहाँ पर मलेशिया का, यहाँ पर रेम्बे कहा जाता है, रिंगटे, मलेशिया की करेंसी को RM रिंगटे कहा जाता है, ये 4% के आसपास, 3.5% के आसपास, अभी -11% के आसपास। चाइना का युआन 1% के आसपास, अभी -10% के आसपास। और भारत देखो उस समय -3.46 था और अभी 10.25% है। तो अभी के अनुसार 22 के अनुसार ये सब प्लस में था, अभी तो फिर भी रुपया क्या है, ठीक ठाक है। अगर इस सिनेरियो में आप देखोगे तो यहाँ पर ये बात, ये तो अभी छोड़ दो आप, ये भी हमें हमारे समझने लायक नहीं है अभी। हाँ, तो आप किस तरह से देखो, अभी CPI हो, चाहे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब भी बढ़ा हुआ है। तो इन सब को रेगुलेट कौन करेगा, RBI करेगा। और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वही 50% वाला, 55% वाला और 90% वाला। तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, अभी देखो जैसे USA का क्या स्थिति है कि USA की महंगाई दर जो है सो बहुत ज़्यादा पिछले 40 साल के हाई पे है। तो वो एक बास्केट के अंदर कि वो किस तरह से भी इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएगा, वो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा
उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होने का उम्मीद है। तो ये थोड़ा सा डॉलर और रुपये का खेल हमने समझा कि किस तरह से डॉलर और रुपया घटता है, बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। चलते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।